आज के मुख्य समाचार। हरिपुर धार बस हादसा, नाहन में गरजे समाज सेवी नथुराम चौहान। हाईकोर्ट की फटकार से बौखलाई सुक्खू सरकार। बंजार में उमड़ा आस्था का सैलाब। हिमाचल में पुलिस कर्मियों के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य। हरिपुर धार बस हादसे पर डॉक्टर राजेश चांदना ने जताया शोक। वीकेंड पर शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के स्थापना दिवस पर रोमन सिंह ठाकुर का भावुक संदेश। स्वदेशी एक जीवन शैली है, प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी। अब समाचार विस्तार से। जिला सिरमौर के हरिपुर धार में हुए दर्दनाक बस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी नथुराम चौहान ने नाहन में एक प्रेस वार्ता कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि बार बार होने वाले हादसों के बावजूद सरकार और संबंधित विभाग आखिर कब जागेंगे। सड़कों की खस्ता हालत, सुरक्षा इंतजामों की कमी और ओवरलोडिंग पर कार्यवाही न होना प्रशासन की स्पष्ट विफलता को दर्शाता है। नथुराम चौहान ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सड़कों की स्थिति में शीघ्र सुधार नहीं हुआ और यातायात नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया गया तो वे जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। उन्होंने कहा, जनता की जान इतनी सस्ती नहीं है कि उसे विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ा दिया जाए। नाहन में आयोजित इस प्रेस वार्ता ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है और स्थानीय जनता की चिंताओं को मजबूती से सामने रखा है। बीते कल हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक बहुत बड़ी घटना घटी और ये जिस रोड पे बस जा रही थी वो रोड आज का नहीं, डॉक्टर परमार जी के समय का रोड बना हुआ है। अगर हम बात करें उस समय मात्र एक बस चला करती थी वहां पर, वो भी हफ्ते में कभी 1 या 2 दिन चलती थी। आज उस रूट पे दर्जनों बसें चलती है, सैकड़ों गाड़ियां चलती है, लेकिन रोड ज्यों का त्यों है, वो रोड नहीं पड़ा है। कल शाम को जब वहाँ उप मुख्यमंत्री जी थे, उद्योग मंत्री जी वहां पर थे, तब भी लोगों ने कहा कि सर यहाँ गड्ढा था, गड्ढे बचाने के चक्कर में गाड़ी बाहर को निकली और वो उसके बाद संभली नहीं। अभी मैं हॉस्पिटल था तो वहां जो लड़की जो बोनेट पे बैठी थी उसने भी ये कहा कि सर, तो एकदम उन्होंने स्टीयरिंग काफी अंदर घुमाने का प्रयास किया कि अंदर गाड़ी काटे, लेकिन वो कट नहीं पाई। गड्ढे बचाने के चक्कर में जैसे बाहर को थी तो बाहरी गाड़ी रह के अंदर नहीं आ पाई। जिस समय का रोड बना हुआ है उस समय विधायक लोग बसों में जाया करते थे, इनको बस का किराया मिलता था, लेकिन आज ये 60-70 लाख रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं। लाखों नहीं करोड़ों की इनकी कोठियां हो गई है, अरबों रुपए की इनकी कोठियां हो गई है। इनका विकास तो हो गया है, पर जिसके टैक्स से ये आलीशान कोठियों में रहते हैं, जिसके टैक्स से ये लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, वो व्यक्ति तो आज वहीं का वहीं है। उस व्यक्ति को तो आज उन्हीं गड्ढों में जाना पड़ रहा है। ना जाने कौन सा गड्ढा जानलेवा हो जाए, ना जाने कौन सा गड्ढा जान ले। समझ से सिरमौर में है क्या, रोड पे गड्ढे ही गड्ढे, जहां देख लो। अब रेणुका विधानसभा, पछाड़ विधानसभा, पोटा विधानसभा, शिलाई विधानसभा। शर्म तो तब आती जब नाहन में जो जिला मुख्यालय जहां पर अभी हम बैठे, जब यहाँ पर भी गड्ढे ही गड्ढे, जहां ये नहीं लगता पता कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे। कहने का मतलब ये है कि जिसके टैक्स से नेता लोग, बड़ी अधिकारी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो तो वहीं का वहीं आज भी। और ये कहां से कहां पहुंच गए। वो रोड जिस जमाने का, उस जमाने में बस में ही चला करते थे। उसमें इनको 500 रुपए मात्र महीने का मिलता था खर्चा। उसे तनख्वाह बोल दो, दिहाड़ी बोल दो, जो मर्जी कह दो, उसको बस फेयर बोल दो, जो मर्जी, 500 रुपए। और आज 5-5 लाख, कहां 500 और कहां 5 लाख, कितना बड़ा अंतर। लेकिन रोड वही की वही है, रोड वो जस की तस है। हैरानी की बात ये होती, कल उद्योग मंत्री जी भी साइड वहां पर विजिट करे तो वो कह रहे थे कि नहीं, मेरी शिलाई में भी सबसे बड़ा त्योहार है ये। रेणुका और पछाड़ के लोग भी वहां कहते कि नहीं, सबसे बड़ा त्योहार है। भाई जब तुम्हें पता है तो क्या डिमांड की थी आपने सरकार से कि अतिरिक्त बसें डिपो में भेजी जाए, अतिरिक्त बसें चलाई जाए। मजबूरी लोगों की, लोग अंदर भी रहेंगे, खड़े खड़े भी जाएंगे, लोग छत पे भी जाएंगे, ना जाए तो कैसे, क्या करेंगे। हॉस्पिटल की हालत आपने कल देख ली है, किस तरह के हॉस्पिटल हमारे हैं।
आप कल्पना ये करें कि ना हॉस्पिटल ठीक, ना रोड ठीक, ना गाड़ियों की व्यवस्था ठीक, तो है ठीक कि क्या है फिर? शून्य बटा सन्नाटा। बदलाव लाना होगा, चेंज लाना होगा, और हम सब लोगों को प्रण लेना होगा कि 68 का 68 हो, चाहे कांग्रेस का चाहे भाजपा की हो। इन्हें सबक जरूर सिखाना होगा सब लोगों को कि जब अपनी बारी आएगी, वो चाहे गाड़ियों की बारी आए, चाहे इनकी सैलरी बढ़ाने की बारी आए, इनकी पेंशन बढ़ाने की बारी आए, तब तो एक हो जाते हैं। जब आम आदमी के लिए कहीं खर्चा करना हो, रोड के गड्ढे भरने हो, तब इन्हें तकलीफ रहती है। दोनों पार्टियों के नेताओं को, लोगों को समझना होगा कि कब तक हम इन गड्ढों के हवाले अपनी जिंदगियां करेंगे, कब तक इन गड्ढों के हवाले अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की जान कब तक इन गड्ढों के हवाले करेंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पंचायत चुनाव टालने के मामले में माननीय उच्च न्यायालय से करारी फटकार मिलने के बावजूद सरकार के रवैये को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री व भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के लिए न्याय, लोकतंत्र और संविधान नहीं बल्कि सत्ता का अहंकार सर्वोपरि है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट और विवेकपूर्ण आदेश के बाद भी सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत देना इस बात का प्रमाण है कि वह न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति बन चुकी है कि जब फैसला पक्ष में आए तो अदालत की प्रशंसा और जब खिलाफ आए तो उस पर सवाल उठाना। यह न केवल न्यायपालिका की अवमानना है बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का खतरनाक प्रयास भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका के सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। भाजपा का मानना है कि पंचायत चुनाव जनता का अधिकार है, किसी सरकार की दया नहीं। हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश की जनता की जीत है और कांग्रेस सरकार की लोकतंत्र विरोधी सोच की हार। विक्रम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार को अहंकार छोड़कर न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो प्रदेश की जनता यह भलीभांति समझती है कि यह लड़ाई विकास या जनहित की नहीं बल्कि सत्ता के नशे में चूर सरकार की ईगो सेटिस्फेक्शन की लड़ाई है। उन्होंने दो टूक कहा, अदालतें संविधान से चलती है, किसी मुख्यमंत्री के अहंकार से नहीं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव 30 अप्रैल तक करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इस बात का दुख है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको इस निर्णय से बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पंचायतों के चुनाव जो हैं वो अप्रैल महीने में हो। उनको ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं पिछले 3 वर्षों में, उसके कारण से आम जनमानस में जो रोष है, और ये शरेआम पता लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस की हार होगी। ये पार्टी जिसके बड़े बड़े नेता संविधान की किताबों को लहराते हुए बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, वही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब जब भी न्यायालय ने किसी प्रकार के कोई डिसीजन लिए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो टिप्पणियां हैं वो बड़ी अशोभनीय रहती हैं। मुझे इस बात का दुख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वो इस निर्णय का स्वागत न करते हुए इसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं जिससे आम जनमानस दुखी हुआ है। देवभूमि हिमाचल की समृद्ध देव संस्कृति और अटूट आस्था का अद्भुत दृश्य शनिवार को बंजार क्षेत्र के बलागाड़ पे देखने को मिला। यहाँ आदिशक्ति मां वल्ले दुर्गा और महर्षि मार्कंडेय जी के नवनिर्मित रथों की पावन प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पूरे विधि विधान, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत कर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश व क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। देव समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान मां वल्ले दुर्गा, महर्षि मार्कंडेय और ऋषि मार्कंडेय के रथों का भव्य मिलन आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने हजारों श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूरे क्षेत्र में 18 करोड़ की जय जयकार के उद्घोष से वातावरण पूरी तरह देवमय हो उठा। इस अवसर पर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि देव संस्कृति के संरक्षण के लिए इस प्रकार के भव्य आयोजनों की अहम भूमिका है।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति की सराहना करते हुए कहा कि व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद उनका देव समाज के बीच पहुंचना उनकी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाता है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि देव परंपराएं और देव आस्थाएं हिमाचल की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी समाज सदियों से देव संस्कृति से जुड़ा रहा है और यही हमारी सामाजिक एकता व आत्मिक शक्ति का आधार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अयोध्या का उल्लेख करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हमारी सांस्कृतिक चेतना का गौरवशाली प्रतीक है। इसी भावना के साथ हमें अपने देव स्थलों और परंपराओं के प्रति भी समर्पित रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों को एचआरटीसी की बसों में यात्रा की सुविधा केवल हिमबस कार्ड के माध्यम से ही मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक की लगभग 15,000 पुलिस कर्मियों के लिए हिमबस कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। एचआरटीसी के अनुसार सभी पात्र पुलिस कर्मियों को 31 जनवरी तक हिमबस कार्ड बनवाना होगा। 1 फरवरी से बिना कार्ड यात्रा करने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। कार्ड बनवाने के लिए निगम ने ऑनलाइन पोर्टल buspassonline.hrtchp.com शुरू किया है, जहां पुलिसकर्मी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान पासपोर्ट साइज फोटो और पुलिस पहचान पत्र की फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि पुलिसकर्मी बस में सफर के दौरान सीधे किराया नहीं देते, लेकिन उनके वेतन से हर महीने 600 रुपए की कटौती कर विभाग द्वारा एचआरटीसी को भुगतान किया जाता है। निगम का कहना है कि हिमबस कार्ड योजना का उद्देश्य इस सुविधा को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि इसका लाभ केवल पात्र कर्मियों को ही मिल सके। इससे निगम को यह भी स्पष्ट आंकड़ा मिल सकेगा कि कितने कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने ई चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण कार्य को गति दे दी है। पहले चरण में 20 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 34 ई चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार सरकार से अगली किश्त जारी होते ही शेष ई चार्जिंग स्टेशनों का कार्य भी आरंभ कर दिया जाएगा। इससे पहले बस अड्डा विकास प्राधिकरण ने प्रदेश में 80 ई चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए रिवाइज्ड डीपीआर नाबार्ड को भेजी थी, जिससे मंजूरी मिल चुकी है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल ने बताया कि ई चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और पहले चरण में 34 स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश को हरित परिवहन की दिशा में आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। जिला सिरमौर के हरिपुर धार में हुए दर्दनाक बस हादसे पर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश चांदना ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। डॉक्टर राजेश चांदना ने कहा कि हरिपुर धार बस हादसे ने एक बार फिर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि इस हादसे से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि वह पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करे। प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार से मांग की कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए और घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत राशि देने में किसी प्रकार की देरी पीड़ितों के साथ अन्याय होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और सरकार से अपेक्षा करती है कि वह संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित और ठोस कदम उठाए। नमस्कार साथियों, कल एक बहुत ही भयंकर सड़क हादसा हुआ हरिपुर धार जिला सिरमौर में और 14 लोगों की जान गई इसमें और 52 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मृतकों में एक 6 माह की बच्ची, एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है। मैं सभी परिवारों के प्रति अपनी आम आदमी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उसकी तुरंत घोषणा की जाए और जो घायल हैं उनका अच्छे से नाहन हॉस्पिटल में और आईजीएमसी शिमला में इलाज की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।
जनवरी माह के वीकेंड पर राजधानी शिमला एक बार फिर सैलानियों से गुलजार नजर आई। रिज मैदान सहित शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैलानी ठंडे मौसम के बीच शिमला की खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक नजारों का भरपूर आनंद लेते दिखे। रिज मैदान पर परिवारों के साथ आए पर्यटक और युवाओं के समूह यादगार पलों को कैमरे में कैद करते नजर आए। वहीं छोटे बच्चे झूलों और अन्य मनोरंजन गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शहर में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। पर्यटकों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है जहां हर किसी को जीवन में एक बार जरूर आना चाहिए। शिमला का सुहावना माहौल, यहाँ की खान-पान की विविधता, ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर और अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल सैलानियों को खासतौर पर आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि इस समय शिमला में ठंड अपने चरम पर है और फिलहाल बर्फबारी की संभावना कम जताई जा रही है। बावजूद इसके पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही। सैलानी सर्द मौसम का आनंद लेते हुए शिमला की यादों को अपने साथ संजोकर ले जा रहे हैं। पवन कुमार, हरियाणा से। नहीं, एक बार पहले भी आ चुके हैं, फ्रेंड्स के साथ आए। अभी तो जाखू मंदिर ही जाके आए हैं, माल रोड पे भी हैं। शिमला में मुझे जैसे एक तो रिज है और एक इंडियन इंस्टीट्यूट वाला एक्सपीरियंस रहता है, और रिलीजियस या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की तरफ से आप देखें तो जाकू टेम्पल है, उसका बहुत अच्छा जो इतिहास वगैरह हमने वहाँ पे जाना, तो वो चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगी है। हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन के वरिष्ठ नेता रोमत सिंह ठाकुर ने स्वर्ण समाज और समस्त हिमाचल वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने संगठन की संघर्षपूर्ण यात्रा, त्याग और बलिदान को याद करते हुए भावुक संदेश साझा किया। रोमत सिंह ठाकुर ने कहा कि संगठन की शुरुआत के दिन की यादें आज भी ताजा है, जब सपनों, उम्मीदों और चुनौतियों के साथ संगठन ने पहला कदम रखा था। उन्होंने कहा कि कठिन हालात, दर्द और संघर्ष के बावजूद संगठन ने कभी हार नहीं मानी। माताओं, पत्नियों और बहनों के त्याग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज संगठन उन्हीं बलिदानों के बल पर मजबूत, एकजुट और गर्व के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन सभी संघर्षों और बलिदानों की अमर गाथा है जिसने संगठन को उसकी पहचान दिलाई। रोमत सिंह ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं, सदस्यों और हिमाचल की मिट्टी से जुड़े लोगों को संगठन का परिवार बताते हुए एकता और स्वाभिमान को सबसे बड़ी ताकत करार दिया। उन्होंने संकल्प दोहराते हुए कहा कि वर्ष 2027 में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर सत्ता में लाया जाएगा। नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमत सिंह ठाकुर। साथियों, आज बहुत ही हमारे लिए हर्ष का, बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन, ये वो संगठन है जिस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में हमारे समाज की आवाज़ को बुलंद किया। जो आवाज़ बंद कमरों तक थी, जो आवाज़ कागज़ों तक थी, जो आवाज़ पत्रों तक थी, उस लड़ाई को सड़क पे उतर के लड़ा और पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ा। हाँ जी हाँ, देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश का एक लौता संगठन ऐसा जो हिमाचल प्रदेश के समाज की बुलंद आवाज़ है। आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन का स्थापना दिवस है, 7वां स्थापना दिवस है, और इस स्थापना दिवस पे मैं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक उस साथी को, प्रत्येक उस सदस्य को, उस कार्यकर्ता को, उस पदाधिकारी को मैं बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिसने दिन रात पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इस संगठन का साथ दिया, इस संगठन को एक मजबूत ताकत बनाने में अपना सहयोग दिया, अपना समय दिया, अपना पैसा दिया, अपनी मेहनत दी, अपनी लगन दी। आज उस संगठन के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में हम पूरी गति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो संगठन हिमाचल प्रदेश का पहला एक लौता संगठन ऐसा है कि जिसने हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प की नींव रखी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के तौर पर नींव रखी। हिमाचल प्रदेश को ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा एक तीसरा विकल्प देने जा रहा है। मिशन 2027 है, और इस मिशन 2027 को लेकर आज हमारे संगठन के स्थापना दिवस पर हम ये संकल्प
लेना चाहते हैं कि हमें इस हिमाचल प्रदेश की मूलभूत समस्याओं का निपटारा करने के लिए इस हिमाचल प्रदेश को 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को सत्ता के बीच में हमको स्थापित करना है। एक बार पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को देवभूमि क्षत्रिय संगठन के स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी ने कहा कि स्वदेशी केवल विदेशी वस्तुओं के त्याग का नाम नहीं बल्कि अपनी भूमि, भाषा, संस्कृति और परंपराओं को अपनाने की संपूर्ण जीवन शैली है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा तथा गांव की ओर लौटो का संदेश दिया। प्रोफेसर तिवारी के अनुसार स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और आज भी यह सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए प्रासंगिक है। पहले तो हमें धर्म और पंथ को अलग अलग दृष्टि से समझना चाहिए कि धर्म क्या है और पंथ क्या है। पूरे विश्व में अगर कोई एकमात्र कोई धर्म है तो उसका नाम है सनातन। सनातन का मतलब होता है जो सदा से है और जो सदा रहेगा। और इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो तीनों काल के लिए बनाई गई है और हर व्यक्ति के लिए, हर क्षेत्र के लिए यह जो है व्यवस्थाएं सनातन में की गई। बाकी जितने भी आप जिसको आप ईसाई कहते हैं, इस्लाम कहते हैं और भी जो यहूदी कहते हैं, यह पंथ है, धर्म नहीं है। लेकिन आज जो है इसकी व्यापकता को न लोग जानते हुए सभी को घालमेल कर दिए हैं और धर्म और पंथ दोनों एक ही रूप में जो है देखे जाने लगा है। वस्तुतः धर्म जो है केवल एकमात्र विश्व में है, वो सनातन धर्म है। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो देश के स्वाभिमान से जुड़ जाता है ना। अपना आचार विचार, व्यवहार, परंपरा, भाषा, वेशभूषा, खान पान, चिकित्सा, है ना, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये तमाम चीजों को मिलाकर जो है स्वदेशी के कंसेप्ट को जो है किया जाता है। भारत जब सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व में सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता था, तभी माना जाता था जब व्यक्ति स्वदेशी का आग्रही था। हमारा जो गांव का व्यवस्थाएं थी, गांव जो था वो आत्मनिर्भर गांव था और 2-3 गांव मिलकर अपने आवश्यकताओं के जितने भी वस्तुएं होती थी उसका उत्पादन कर लेता था। गांव गांव में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, शिल्प कला आदि का इतना विकास था कि भारत में जो है इस तरह की वस्तुओं का न केवल अपने लिए बल्कि अन्य देशों के आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी जो पर्याप्त मात्रा में करता था। उस समय के बाद 18वीं शताब्दी के बाद जब अंग्रेजों का यहाँ आगमन हुआ तो कुटीर उद्योग के स्थान पर जो है बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी, जिससे न केवल जो है पर्यावरण प्रदूषित हुआ बल्कि शोषण भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इसी को लेकर जो है बाद में आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है और विभाजन का मुख्य जो आंतरिक लक्ष्य होता है वह समाज में विभेद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करना था। लेकिन उसको रूप दिया गया, यह प्रशासनिक विभाजन है, प्रशासन की सुविधा के लिए दिया गया। लेकिन बंगाल की जनता खड़ी हो गई और इतना जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया वहाँ कि लोग गंगा में स्नान करना और एकता के रूप में रक्षाबंधन, राखी बांधना। उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अमार समाल बांग्ला गीत लिखा जो आज बांग्लादेश का गीत है। स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत के पूर्व स्वदेशी को लेकर जन जन तक जो है अलग जगाने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वह जो थे महात्मा गांधी थे। चरखा, स्वदेशी की वस्तुओं का निर्माण आदि बहुत व्यापक लेवल पर शुरू हुआ और महात्मा गांधी के ही अनुयायी जो है राम मनोहर लोहिया थे, उच्च शिक्षित थे, विदेशों से उनका अध्ययन हुआ था। लेकिन विदेश और भारत दोनों संस्कृतियों के उन्होंने तुलनात्मक, दोनों के आर्थिक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो विकल्प उनको सामने आया वो स्वदेशी का ही विकल्प सामने आया। तो न केवल महात्मा गांधी बल्कि राम मनोहर लोहिया भी स्वदेशी के आग्रही थे और स्वदेशी को उन्होंने जो है
एक विकल्प के रूप में भी समाज के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। और बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे उसके समक्ष जो आने वाली चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से स्वदेशी के माध्यम से किया जा सकता है, हर हाथ को कार्य हर कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, यह जो है इस किताब का थीम।